हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और एक एंशिएंट ग्रीक लेजेंड के अनुसार एक दिन प्रेजेंट डे इजिप्शियन सिटी थीबिस के राजा लायस को एक भविष्यवाणी मिली थी कि जब उनका बेटा यूडिपस थीबिस का किंग यानी कि राजा बनेगा तब वो अपने पिता को मार के अपनी मां से शादी करेगा। अब इस भविष्यवाणी से डरकर ईडिपस के पिता उसे मारने के लिए जंगल में छोड़ देते हैं उसे, लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वहां पर एक कपल आ जाता है और वो उसे एडॉप्ट कर लेता है। जब ईडिपस थोड़ा सा बड़ा होता है उसे समहाउ भविष्यवाणी की खबर लग जाती है और वो उसे रोकने के लिए अपना घर बार छोड़कर गुस्से में रास्ते पर भटकने लगता है, इस बात से अनजान कि वो अडॉप्टेड था और भविष्यवाणी उसकी असली मां से जुड़ी हुई थी। एनीवेज, उसका गुस्सा इवेंचुअली इतना बढ़ चुका होता है कि एक दिन जब एक राह चलते आदमी से उसकी छोटी सी बहस हो जाती है, वो गुस्से में उसकी जान लेकर उसकी जान उर्फ वाइफ से शादी कर लेता है। अब फ्रेंड्स, क्या आप आगे की कहानी भाप पा रहे हो? जी हाँ, जिस आदमी को उसने मारा वो रियलिटी में उसका असली पिता लायस ही था और जिस नारी से उसने शादी की वो और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की मां थी। यानी जिस भविष्यवाणी को टालने के लिए वो दूर भाग रहा था, एट द एंड वो सच होके रहा। एंड दिस जस्ट शोज कि आप अपने इतिहास से, अपने भविष्य से, दोनों से भाग नहीं सकते। Which makes me think, क्या जो हमारी लाइफ में होता है क्या वो सब प्री प्रोग्राम्ड होता है या प्री डिटरमाइंड होता है किसी सिमुलेशन की तरह? क्योंकि 3rd सेंचुरी में एक फिलोसोफर थे ज़ुआंग ज़ाओ नाम के। एक दिन जब वो सोए थे ना, तब उन्होंने सपने में ये देखा कि वो एक बटरफ्लाई है, लेकिन जैसे ही उनकी आंख खुली उनके सामने 2 सवाल थे। क्या वो सच में ज़ुआंग ज़ाओ थे और उनके सपने में बटरफ्लाई आई थी, या वो किसी बटरफ्लाई के सपने में ज़ुआंग ज़ाओ बन के जी रहे हैं? बस यहीं से सिमुलेशन और रियलिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या किसी चीज में हमारी फ्री विल होती भी है या नहीं। सब कुछ पहले से ही प्री सेट और प्री डिटरमाइंड है, क्योंकि बेसिकली फ्री विल यानी कि हम अपनी मर्जी से जो कुछ भी एक्शंस करते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे फोन को उठाने का डिसाइड किया, तो ये लो मैंने मेरे फोन को उठा लिया और ये जो मैंने उठाया ये मैंने अपने फ्री विल से एक्शन लिया, राइट? लेकिन एक मिनट जरा यहां पर सोचो, इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे इस फोन को उठाने के पीछे कोई तो वजह थी, राइट? एक वजह आपको ये प्रूफ करने की कि फ्री विल एग्जिस्ट करता है। यानी कि मेरे पास्ट में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो मुझे फोन उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, इसे ही तो डिटर्मिनिज्म कहते हैं। डिटर्मिनिज्म यानी करंटली जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो सब पास्ट इवेंट्स पर ही बेस्ड है और साथ ही जितने भी फिजिकल इवेंट्स हैं वो सभी डिटर्मिनिस्टिक ही है। नहीं समझे? चलो इसे एक सिंपल से एग्जांपल की मदद से समझते हैं। इमेजिन करो आपके सामने से एक बॉल पास हो रहा है। अब ये तो ऑब्वियस ही बात है कि बॉल अपने आप तो हवा में उड़ेगा नहीं, उसे किसी ने हिट किया होगा। मतलब जब इस बंदे ने अपने फ्री विल से बॉल को हिट किया तब जाके वो हमारे सामने आया। लेकिन बॉल को हिट करना क्या सच में उसकी फ्री विल थी? जब इस बंदे ने अपने फ्री विल से बॉल उसकी तरफ फेंका तब जाके उसने बॉल को मारा। लेकिन उस बंदे ने बॉल तब फेंका होगा जब कोई मैच हो रही होगी। मैच हो रही थी क्योंकि मैच किसी ने ऑर्गेनाइज किया था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे हमें एक चेन मिल सकता है कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पर, यानी कि हो ना हो बॉल को मारना पहले से ही प्री डिटरमाइंड था, राइट? क्योंकि जैसे ही बॉल हिट हुआ हमारे ब्रेन के मल्टीपल स्टेट्स एक सिंगल स्टेट में तब्दील हो गया। नाउ ब्रेन स्टेट इज नथिंग बट बायोलॉजिकल स्टेट, और बायोलॉजिकल स्टेट यानी फिजिकल स्टेट। और जैसे कि हमने पहले देखा सभी फिजिकल स्टेट्स डिटर्मिनिस्टिक होते हैं और इसीलिए हम भी डिटर्मिनिस्टिक ही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि डिटर्मिनिज्म का कहना यह है वो हमारे हाथों में नहीं होता। मतलब हम उन एक्शंस को एक्चुअल में कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और साइंटिस्टों के अनुसार ऐसा तभी हो सकता है जब हम किसी सिमुलेशन में रह रहे हैं। अब ये थियरी कुछ ऐसी थी जिसमें प्लेटो ने एक बड़े ऐसे केव को इमेजिन करने के लिए कहा, जिसमें कैदियों को कुछ इस तरह से बांध के रखा कि वो सिर्फ अपने सामने लगे दीवार को ही देख सके। फिर उनके ठीक पीछे ही एक फायर सोर्स और इन दोनों के बीच में एक गैप था। इसमें यह हो रहा था कि कोई भी चीज जैसे ही उस फायर सोर्स के सामने से पास होती थी उस चीज का शैडो उन कैदियों के सामने लगी दीवारों पर आता था और उन कैदियों को लगता था कि वही रियलिटी है। लेकिन वास्तव में जैसे
आप लोग जानते हो वो सिर्फ एक शैडो था। और प्लेटो के अनुसार हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हमें भी जो चीजें दिख रही है वो किसी सोर्स द्वारा बनाई हुई शैडोज है, बस हमें वो रियलिटी इसीलिए लग रही है क्योंकि हमारी सेंसेस इन्हें रिसीव कर रही है। अब क्योंकि ये सब फिलोसॉफिकल बातें थी और इसमें कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, इसीलिए लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ऐसे थे जो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखकर उसे मैथमेटिकली प्रूफ करने में जुट गए। इनफैक्ट एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन कॉनवे ने तो इसे प्रूव करने के लिए एक गेम तक लॉन्च कर दिया बाय द नेम ऑफ द गेम ऑफ लाइफ। ये एक सिंपल सा गेम था जिसमें सिर्फ आपको एक इनिशियल पैटर्न सेट करना था। इसके बाद वो गेम अपने आप रन होता था और डिफरेंट पैटर्न्स बनाने लगता था। और फिर जैसे ही उन पैटर्न्स के कई सारे जनरेशंस तैयार होते, इनिशियल पैटर्न खत्म हो जाता और जो बचे हुए पैटर्न्स थे वो आगे इसी साइकिल को शुरू रखते। जॉन के अनुसार शायद हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अगर इसमें से एक डॉट को हम एटम कंसीडर करें तो गेम की तरह वो एटम भी मल्टीप्लाई होगा और पैटर्न्स बनाएगा, जिसमें से एक पैटर्न आज हम हैं। लेकिन अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो ये ऑब्जर्वेशन तो काफी इंटरेस्टिंग था, बट जॉन कॉनवे के पास भी हम सिमुलेशन में ही रह रहे हैं, इसे प्रूफ करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। और इसीलिए इसे छोटे लेवल पर और पुख्ते सबूत के साथ समझाने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स ने एंट्री मारी। अब क्वांटम मैकेनिक्स ने फंडामेंटल लेवल पर एक पर्सपेक्टिव से ये प्रूव कर दिया काइंड ऑफ कि हम शायद सिमुलेशन में ही रह रहे हैं बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब बहुत से लोग इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते रहेंगे, लेकिन मैं आपको एक बेसिक लेवल पर समझा देता हूं। एक ऐसा सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो काफी वियर्ड रिजल्ट्स देता है। इसमें इस तरह के एक डबल स्लिट से लाइट पास होकर सामने लगे स्क्रीन पर ऐसा इंटरफियरेंस पैटर्न बनाती है। अब जैसे कि हम जानते हैं, जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ पर सुपर इंपोज करता है तब डार्क स्पॉट्स बनते हैं, और इसके ऑपोजिट जब दोनों वेव्स के क्रेस्ट्स या दोनों वेव्स के ट्रफ्स सुपर इंपोज होते हैं तब ब्राइट स्पॉट्स बनते हैं। अब यहां तक तो सब सही है क्योंकि वेव्स इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है, लेकिन अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी को इतना कम कर दूं कि हर स्लिट में से सिर्फ एक ही फोटोन पास हो पाए तो ऐसा पैटर्न दिखाई देना चाहिए, राइट? क्योंकि फोटोन एक पार्टिकल है और पार्टिकल्स वेव्स की तरह कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनाते। बट स्ट्रेंजली इस टाइम भी हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न ही दिखता है। अब इस एक्सपेरिमेंट की वियर्डनेस यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अब अगर मैंने दोनों स्लिट्स के सामने डिटेक्टर्स रखे जो इन पार्टिकल पर नजर रख रहे हैं तो सरप्राइजिंगली ये इंटरफेरेंस पैटर्न कोलैप्स हो जाता है और फोटॉन्स एक पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो समझने के लिए जब साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट किया तब उन्हें पता चला कि क्वांटम वर्ल्ड में फ्यूचर इवेंट्स पास्ट इवेंट्स के रिजल्ट्स को इफेक्ट करते हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहूं तो पास्ट इज डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर और इस वजह से कॉज़ैलिटी ब्रेक डाउन हो जाता है। इंटरेस्टिंगली साइंटिस्टों ने एक और एक्सपेरिमेंट किया जो कि कॉज़ैलिटी ब्रेकिंग को एक्सप्लेन कर सके। इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसा ही था, बस इसमें साइंटिस्टों ने एक बीम स्प्लिटर और एक लेंस को ऐड कर दिया। इसमें बीम स्प्लिटर की मदद से साइंटिस्टों ने फोटॉन्स को दो पेयर्स में स्प्लिट किया। एक पेयर लेंस से होते हुए स्क्रीन पर जाता है और दूसरा पेयर वहां मौजूद दो डिटेक्टर्स में। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के लिए साइंटिस्टों ने डिटेक्टर्स को ऐसी जगह पर रखा जिससे फोटॉन्स का पहला पेयर स्क्रीन तक पहुंचने के बाद दूसरा पेयर डिटेक्टर तक पहुंचेगा, और इसके बाद उन्होंने जब फोटॉन्स को डबल स्लिट से पास किया तो कुछ ऐसा रिजल्ट आया कि सबसे पहले फर्स्ट पेयर ऑफ फोटॉन्स ने स्क्रीन पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया, लेकिन जैसे ही सेकेंड पेयर ऑफ फोटॉन्स डिटेक्टर्स तक पहुंचे वो इंटरफेरेंस पैटर्न कोलैप्स होकर पार्टिकुलर पैटर्न में तब्दील हो गया। यानी इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि क्वांटम लेवल पर ऑब्जर्वेशंस करने पर लाइट अपने लो एनर्जी वेव स्टेट से पार्टिकल स्टेट में तब्दील होती है, बिल्कुल मे बी किसी गेम की तरह। अब वो कैसे, इसे समझने के लिए GTA 5 को ही इस गेम को स्टार्ट करते ही इसका पूरा मैप कभी रेंडर नहीं होता, क्योंकि कॉम्प्यूटेशनली ये एक फीजिबल स्टेट नहीं है। मतलब ग्राफिक प्रोसेसर को क्यों इतनी मेहनत करनी है गेम के वर्ल्ड के उन पार्ट्स को रेंडर करने के लिए जो कि गेम प्लेयर कभी देखने ही नहीं वाला है, और इसीलिए बस उतना ही पार्ट रेंडर होता है जितना किसी प्लेयर के कंप्यूटर स्क्रीन पर विजिबल हो, और बाकी की पूरी दुनिया उस गेम की अनरेंडर्ड होती है। लेकिन जैसे ही कोई प्लेयर किसी अनरेंडर्ड पार्ट की तरफ बढ़ता है, यानी उस पार्ट को अपने स्क्रीन पर ऑब्जर्व करता है, वैसे ही वो पूरा पार्ट पलक झपकाते ही रेंडर हो जाता है, बिल्कुल
डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के फोटॉन्स के ऑब्जर्वेशन की तरह। अब फ्रेंड्स, आई डोंट नो इफ इट्स अ कोइंसिडेंस और व्हाट, बट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और गेम्स के बीच की ये सिमिलैरिटी काफी फैसिनेटिंग है। आपको नहीं लगता क्या? नीचे कमेंट्स में बताना। दिस माइट मीन वी मे बी इन अ सिमुलेशन। इंटरेस्टिंगली इसका एक और एक प्रूफ है, कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट। वेल, किसी भी कंप्यूटर की एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर स्पीड होती है जिसे हम सीपीयू की क्लॉक स्पीड कहते हैं। इस लॉजिक से अगर देखें तो हमारे यूनिवर्स की भी एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट। सो क्या इसका मतलब यह है कि हमारा पूरा यूनिवर्स एक बड़ा सा सीपीयू है और उसमें चल रही सभी चीजें एक प्रोजेक्टेड सिमुलेशन है, या फिर मे बी नहीं? क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम मैथमेटिकली भी देखें तो सिर्फ एक क्वांटम पार्टिकल के सिंगल स्पिन को सिमुलेट करने के लिए हमें 50 GB रैम लगेगा। जैसे फ्यू हंड्रेड स्पिन्स के लिए अगर कैलकुलेट करें तो इतनी कंप्यूटर मेमोरी लगेगी जितने यूनिवर्स में एटम्स भी मौजूद नहीं है। यानी क्वांटम लेवल पर स्पिन्स को सिमुलेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अब यहां पर एटम्स, कॉन्शियस बीइंग्स और यूनिवर्स की तो बात छोड़ ही दो। और अगर फ्रेंड्स हम सिमुलेशन हाइपोथेसिस की जड़ तक जाए तो वो एक की एजम्पशन पर बेस्ड है कि ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए किसी भी एडवांस सिविलाइजेशन को काफी लंबे समय तक सर्वाइव करना पड़ेगा, जिसे कॉन्ट्रडिक्ट करता है द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के हिसाब से एक एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती एक लॉन्ग इनफ टाइम पीरियड तक, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते वो खुद को खत्म कर देते हैं वॉर्स और ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज की वजह से। सिल्यूरियन हाइपोथेसिस भी यही प्रूव करता है, क्योंकि एडवांस सिविलाइजेशन के खुद को खत्म करने के चांसेस बहुत ही हाई होते हैं। और इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस के बारे में ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसे आपको बिल्कुल चेकआउट करना चाहिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। यहां पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। और अगर फ्रेंड्स ये वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, मजा आया, इंटरेस्टिंग लगा, तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।